नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, डिक्टेशन को शेयर कर दिया करिए, जिससे मेरी डिक्टेशन रिकॉर्ड करने का कुछ तो मुझे फ़ायदा मिले। ठीक है, चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, जल विद्युत पर इस सम्मेलन को संबोधित करने का अवसर पाकर, जिसे मैं बहुत सार्थक मानता हूँ, मुझे प्रसन्नता हो रही है। इसमें इसके इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि इस संसाधन की उपेक्षा की जा रही है। मैं समझता हूँ कि भविष्य के सभी विकास दो महत्वपूर्ण तत्वों पर आधारित होंगे: जल तथा ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में तब तक कोई बात नहीं की जा सकती जब तक उसके साथ ही इसके स्थायित्व संबंधी प्रश्नों पर विचार न किया जाए। इसी प्रकार सतत विकास के बारे में तब तक कोई बात नहीं की जा सकती जब तक उसके साथ ही उसके लिए अपेक्षित ऊर्जा पर विचार न किया जाए। और आज का विषय जल विद्युत एक प्रकार से इन दोनों अर्थात जल तथा विद्युत से संबंधित है। ऊर्जा की खपत का आर्थिक विकास के स्तर के साथ घनिष्ठ संबंधित है। अलग अलग देशों के बीच ही नहीं बल्कि एक ही देश के भिन्न भिन्न आय वर्गों के बीच भी ऊर्जा की खपत की दर से यह मोटा संकेत मिल जाता है कि वहाँ के जीवन का स्तर क्या है। संसार के पर्यावरण को खतरा है। केवल इस आधार पर हम खपत को वर्तमान स्तरों पर स्थिर करके गरीबों को सतत गरीबी और जीवन के निम्न स्तर का शिकार नहीं बना सकते। विकास की आकांक्षाओं और आशाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जनता बेहतर जीवन जीने के लिए उत्सुक है और सरकार का यह कर्तव्य है कि उसकी इस लालसा पर ध्यान दे। किंतु हम इस ओर जिस प्रकार ध्यान दे रहे हैं उससे यह संकेत मिलेगा कि हमारा भविष्य क्या होगा, यदि हमारा कोई भविष्य है भी तो। आज भारत में बिजली की स्थापित क्षमता 78,000 मेगावाट है। हमारी आवश्यकता 100,000 मेगावाट की है। अगले लगभग 10 वर्षों में यह आवश्यकता 5 गुना हो जाएगी। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने अनुमान लगाया है कि यथापूर्व कार्य व्यापार मार्ग अर्थात कोयले तथा तेल पर आधारित ऊर्जा पर चलते रहने से वर्ष 2010 में तेल की हमारी मांग 20 करोड़ टन, कोयले की 60 करोड़ से अधिक और बिजली की प्रारंभिक मांग 2000 खरब वाट घंटे से अधिक हो जाएगी। क्या इन स्तरों को प्राप्त किया जा सकेगा? क्या वर्तमान प्रौद्योगिकी और कार्यनीति के अनुसार हम इस मांग को पूरा करने की शुरुआत भी कर सकते हैं? इससे हमारे विश्वजनीन पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह प्रश्न परेशान करने वाले हैं, किंतु इनके सही उत्तरों की आवश्यकता है। इस दृश्य की कल्पना की जा सकती है कि हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका कोयले के खनन से नष्ट हो गया है और सल्फर डाइऑक्साइड, विविक्त कणों तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की विशाल मात्राएं वायुमंडल में प्रवेश कर रही हैं। निश्चय ही ऐसी स्थिति को पनपने नहीं दिया जा सकता, किंतु हमारी वर्तमान कार्यनीति हमें अनिवार्यतः इसी दिशा में ले जाएगी।
महोदय, इस समय स्थापित 78,000 मेगावाट विद्युत क्षमता में से 55,000 मेगावाट से अधिक ताप आधारित है और केवल 20,000 मेगावाट जल आधारित है। यह असंतुलन भविष्य में भी बने रहने की संभावना है। 30,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की जो योजनाएं बनाई गई हैं और निष्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, उनमें से भी 20,000 मेगावाट तापीय है और उसकी आधी से भी कम मात्रा जल आधारित है। इस असंतुलन को मूलतः ठीक करना होगा। ताप आधारित विद्युत संयंत्र बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं, केवल अपने प्रचालन में ही नहीं बल्कि आदि से अंत तक हर अवस्था में केवल कोयले का खनन ही अनेक पर्यावरणीय जोखिम तथा अन्य संबंधित समस्याएं पैदा करता है, जिनसे आप सब परिचित हैं और उनकी विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। संसद में मैं स्वयं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो कोयला खानों के बीच में स्थित है। खनन से होने वाले भूमि क्षय, जल संदूषण तथा वायु प्रदूषण की समस्याओं से मैं अवगत हूँ। कोयले से बिजली का उत्पादन हो जाने के बाद भी आपको फ्लाई ऐश की समस्या से निपटना पड़ता है, जिससे एक बहुविध खतरा है। जमीन को, वायु को और जल को। कोयला आधारित 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए 15 टन कोयले की आवश्यकता होती है और उससे कम 6 टन फ्लाई ऐश निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा का विसर्जन होता है और विविक्त कण एक स्थायी पर्दे की भांति वायु में लटके रहते हैं। यदि हम लागत की दृष्टि से भी देखें तो 1 मेगावाट जल विद्युत स्थापित करने में औसतन 3 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, जबकि ताप विद्युत स्थापित करने में लगभग 4 करोड़ प्रति मेगावाट। हाँ, ताप विद्युत संयंत्रों का निर्माण सरलता से और शीघ्र हो जाता है, किंतु यदि पर्यावरणीय लागत को भी शामिल कर लिया जाए तो हम देखेंगे कि उनकी लागत कई गुना अधिक बैठती है। यह सब कहने का आशय यह नहीं है कि हम तापीय संयंत्रों का निर्माण बंद कर दें। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे लिए कोई और विकल्प नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमें अपने कोयले भंडारों का उपयोग भी आर्थिक लाभ के लिए करना चाहिए। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि कोयला आधारित विद्युत की लागत में पर्यावरणीय लागत को भी शामिल किया जाए, जिसमें खनिज इलाके के पुनरुद्धार तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिष्कृत उपस्कर लगाने का खर्चा भी सम्मिलित हो, ताकि हमें यह पता चल सके कि उनकी असली आर्थिक तथा सामाजिक लागत क्या है और तापीय तथा जल आधारित योजनाओं पर इस असंतुलन निर्भरता को ठीक किया जाए। जल विद्युत के वर्तमान 30% अनुपात को हमें अधिक नहीं तो कम से कम 50% तो कर ही देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जल विद्युत परियोजनाओं की भी अपनी पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। महोदय, इस समय 75 बड़ी सिंचाई योजनाएं और 155 मध्यम दर्जे की योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। हमें आशा है कि उनमें से अधिकांश को 4 या 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।
जिससे काफ़ी अच्छी सिंचाई क्षमता विकसित हो जाएगी। पानी को और ज़्यादा संभाल कर इस्तेमाल करने तथा उपलब्ध सिंचाई क्षमता के बेहतर उपयोग की भी पर्याप्त गुंजाइश है। मैंने निर्देश दिए हैं कि इन सब पक्षों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तथा भविष्य के लिए इनकी कितनी आवश्यकता है। कुछ माननीय सदस्यों ने अंतर्राज्य जल विवादों को सुलझाने में देरी पर चिंता व्यक्त की थी। हम सब भी इस चिंता में उनके साथ हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस समस्या को लेकर कितनी कठिनाइयां हैं। पानी राज्यों के अधिकार क्षेत्र वाला विषय है और इससे संबद्ध विवाद मुख्यतः उन राज्यों को बातचीत द्वारा हल करने हैं जो इससे जुड़े हों। केंद्र में हम पूरी कोशिश करते रहे हैं कि संबद्ध राज्य बातचीत का सिलसिला चलाएं। एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि हमने एक विवाद में किसी एक राज्य का पक्ष लिया है। स्टॉप।